नवेद चौधरी कहते हैं कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात है या बात है। मेरी ज़िंदगी में पहली मुलाकात आदरणीय अध्यक्ष जी से लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हुई थी। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ ना मैं पैरवी कर रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल किया था, प्लस पॉइंट है नहीं उनका। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा साहब ये प्लस पॉइंट है जी, एग्जैक्टली। तो ये प्लस पॉइंट उन दोनों मौजूद नहीं है। अच्छा, आपको खुल के बोलने से रोक कौन रहा है? मुझे कोई नहीं रोक रहा है। फिर आप बोलते क्यों नहीं है? आपको डर है कि अगर आपने किसी एक कैंडिडेट का नाम लिख दिया बाकी तो खफा? नहीं, बिल्कुल देखिए खफा वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने मेरी पसंद का यार नवेद चौधरी साहब, आप बात वो कर रहे हैं कि मुझे लड़की ये पसंद है, मैं शादी उससे करना चाह रहा हूँ यार। नहीं देखिए साहब, आपने सवाल मुझसे जो किया मैंने उसका जवाब आपको दिया। आपकी पसंद मनोज त्यागी साहब हैं। मनोज त्यागी साहब डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। आपकी पसंद भी है? मेरी पसंद नहीं, लोगों की पसंद है। आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद तो वही होगा जो पार्टी जिसको टिकट देगी। अरे भैया खेल रहे हैं आप, सवालों से खेल। सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स पाजेब की तरह है जो हर कहीं जाकर बजती है, और जब सियासत का दौर चलता है तो नए नए नेता हर गली और मोहल्ले में पैदा हो जाते हैं। शायद इसी को सियासत कहते हैं। जिसके ऊपर किसी नगर अध्यक्ष का हाथ भी रख जाए वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। और यही बात है कि हर रोज नए नेता भी पैदा होते हैं और हर रोज नई सियासत भी की जाती है। मेरे साथ मौजूद वो हैं जिनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज और मैं आपसे मुखातिब अफी कुरैशी हिंदुस्तानी। सवाल उन्हीं से पूछ लेते कि आखिर वो हैं कौन, आखिर उनको लोग किस लिए जानते हैं, आखिर सियासत में वो इतने मशहूर या बदनाम क्यों हैं। साहब पहले नाम से शुरुआत करेंगे। जी, मेरा नाम नवेद चौधरी है जी। मैं सियाने से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मशहूर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बदनाम ज़रूर किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बदनाम भी वही होता है जिसका कोई नाम होता है। जब कोई आगे चलता है या आगे बढ़ता है तो एक आपने देखा होगा कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको खींचने का काम किया जाता है, तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। तो इस तरह की बातों से मैं कभी ज़िंदगी में नहीं घबराया। जब मैंने सियासत शुरू करी थी, मैं अपनी 13 साल की उम्र से राजनीति में हूँ, तो मैं तब से और आज तक बिना परवाह किए, बिना बातों की किसी चीज़ को कहाँ क्या बात होती है, मुझे बिल्कुल कोई उसकी परवाह नहीं होती है। और मैं अभी उम्र क्या है सर? मेरी उम्र 23 साल की है। अच्छा, 13 साल की उम्र से सियासत शुरू की, 23 साल की उम्र है, यानी 10 साल तकरीबन सियासत में हो गए हैं। कभी सुना गया कि सपा, कभी सुना गया कि आरएलडी, कभी सुना गया कि बीएसपी। आखिर किस पार्टी में क्या हो आप? देखिए, अभी जैसे कि आपने कहा अफ़ी साहब के सपा या आरएलडी, मैंने जब सियासत शुरू करी थी तो मैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में राजनीति शुरू की, और जब तक सियासत में रहूँगा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में राजनीति करना चाहूँगा। लेकिन गठबंधन हुआ था बहन कुमारी मायावती जी से लोकसभा के चुनाव में, तो गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में थे, तो इस लिहाज से बहुजन समाज पार्टी से जोड़ दिया गया था, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के थे, योगेश वर्मा जी। और रहा सवाल आरएलडी का, तो इस वक्त आरएलडी से गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ में हम चलने का काम कर रहे हैं। या तो आप नवेद भाई बहुत चालाक हैं या फिर आप जानबूझ के मेरे सवाल को जो है पीछे कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आप किस पार्टी में किस पद पर हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं पद की, तो समाजवादी पार्टी में कई बार ऐसे मौके आए हैं कि पद के लिए हमको कहा गया है, और लेकिन चूंकि मैंने हमेशा आपसे बताया कि समाजवादी पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता बन के जो काम मैं कर सकता हूं, पदाधिकारी बन के काम मैं नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए इस लिहाज से मैं पद से दूर रहा हूं हमेशा। मैं जिस दिन अपने आप को ये समझूंगा कि मैंने पार्टी के लिए कुछ किया है या पार्टी के लिए मैं कुछ कर गया हूं, तो उस वक्त मैं ज़रूर पद के बारे में सोचूंगा। कुछ साल पहले आप सुर्खियों में बहुत आए थे। लोगों ने कहा कि भाई नवेद चौधरी नाम का एक चेहरा निकल कर आया है और ज़रूर बुलंदशहर ज़िले के अंदर कुछ न कुछ करके मानेगा, बिना कुछ करे मानेगा नहीं। जज्बा भी है, जुनून भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन राह में चलते चलते ऐसा लगा कि आप किसी तरन्नुम या किसी तबस्सुम या फिर किसी मुमताज़ के ख्यालों में खो गए और राजनीति से आप दूर हो गए। देखिए, ये सवाल आपका बहुत ही चटपटा सा है अफ़ी साहब। लोगों में ज़रूर ये बात बनी। देखिए, ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी के पर्सनल मरहले बहुत सारे होते हैं, और इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में भी कुछ रहा है। मेरे वालिद मोहतरम साहब का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस दौरान फिर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हुआ और सियासत से मेरी दूरी बनी।
लेकिन जिस तरह की बातें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपने कहा कि मुमताज़ और ये, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को लगता ज़रूर है कि मैं शायद इस किसी नहीं, मेरा मतलब जो है मुमताज़ से या तबस्सुम से, मेरा मतलब ये है कि मुंगेरी लाल के मीठे सपनों में खो गए। नहीं, सपनों में कहीं नहीं खोया था। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे वालिद मोहतरम के साथ बड़ा हादसा हुआ था। अल्लाह ने उनकी जान को बख्शा, अल्लाह का एहसान है। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, उस वजह से मैं सियासत से थोड़ा सा दूरी मेरी हो गई थी। लेकिन ये था कि हाँ, मुसलसल मेरे पास कॉल और हमारे अपने अज़ीज़ और अकारिब जो दोज़ हू मैटर टू मी, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, जो चाहते हैं कि वाकई में मैं आगे बढ़ूँ, उन लोगों ने मुझे फिर से सियासत करने का और आगे बढ़ने के लिए मुझे मोटिवेट किया और मुझे बताया कि क्या मैं करता हूँ, मेरी व्हाट आई हैव, जो मेरी वर्थ है उसको आगे बढ़ने के लिए। और मैं एक बार फिर से अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हूँ और आगे सियासत में जो भी होगा मैं इंशाल्लाह हर चुनौती को फेस करने के लिए तैयार हूँ। पंचायत चुनाव हुए थे नवेद भाई अभी कुछ दिन पहले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े काफिले चल रहे थे, आप उनके साथ में थे। जनता कह रही थी, आवाम कह रही थी नवेद चौधरी आ रहे हैं, और जिनके साथ में नवेद चौधरी हैं शायद बहुत सारे लोग उनके साथ में जुड़ जाएं, ऐसा लोगों का कहना था। 3 दिन के बाद में पता लगा कि आप पहले जिस गाड़ी पे सवार थे उस गाड़ी के खिलाफ खड़े होकर किसी और गाड़ी में सवारी कर रहे थे। फिर आप देखिए हफीज़ साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बल्कि मैं सवाल को पूछने के लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं जिला पंचायत चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो शायद आप बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 2 की, जिसमें राफिब साहब चुनाव लड़ रहे थे और जो कि जीते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राफिब भाई के साथ मैं जुड़ा और उसके बाद देखिए, विचारधारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब सियासत में आप चलते हैं तो विचार आप कैसे हैं आपके, और सियासत अगर कोई करता है तो उसका इम्पोर्टेंट जो बेस होती है वो इंसान करता है कि सम्मान के लिए, एक इज़्ज़त के लिए, ताकि अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। जो सम्मानित होता है वो जब लोगों के बीच में जाता है तो उसको सम्मान मिलता है। सम्मान के लिए सियासत में करा, तो मैंने राफी भाई के साथ में ज़रूर जुड़ा। लेकिन जब कुछ ऐसी विचारधारा थी जो मेरे विचार से मैच नहीं कर पा रही थी, मैच नहीं खा पा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह सवार हूँ। तो फिर मुझे बिल्कुल कोई गुरेज़ नहीं हुआ वहाँ से पलटने में, और मैं जो कि नंबरदार वदूद उनके अपोनेंट थे, मैं उनके साथ जुड़ा। और जुड़ने के बाद फिर ऐसा नहीं था कि मैं मुसलसल उनके साथ रहा, क्योंकि एक जगह से हट के दूसरी जगह जाना तो लोगों को समझाना बहुत टिपिकल होता है। हम जानते हैं कि हम किस लिए हटे हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, जो मामले होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना, उनको वर्ड्स में डालना, इट्स नॉट ईजी। तो मैंने क्या किया कि मैं उनके साथ लगा ज़रूर था। वदूद नंबरदार जी के यहाँ मैंने 1-2 प्रोग्राम्स अटेंड किए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मैं उस फील्ड से थोड़ा सा हट गया था। फिर मैंने दूसरे वार्ड्स में जाके देखा था, वार्ड नंबर 4 से, जो कि मेरे अपने घर के प्रत्याशी वहाँ पे थे, मोनू त्यागी, मैं उनके साथ में लगा रहा, लेकिन फिर मैं वहाँ से हट गया था। अच्छा, चलिए नवेद साहब, बहुत चीज़ें तो आप बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ पंचायत के चुनाव में। लोग कह रहे थे कि नवेद चौधरी का जो अस्तित्व ठहरा हुआ है या रुका हुआ है उसमें 70% झूठ शामिल होता है। मेरा मानना नहीं है, लोगों का मानना है। और नवेद चौधरी कहते हैं कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात है या बात है, या मैं उनके लिए एक सही कार्य करता हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि नवेद चौधरी अपने किसी रिलेटिव, जो कि हमारे इलाके की शख्सियतों में शुमार हैं, बदर साहब, उनके नाम का सहारा लेकर लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका रिलेशन उनसे है ही नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सियासत में, और सियासत में कि दुनिया के किसी भी काम में, अगर आपका कोई गुरु नहीं, अगर आप किसी को गुरु नहीं मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप राह से भटक सकते हैं। तो मैं बात करूं चौधरी बदरुल इस्लाम साहब की, जो हमारे सियाना विधानसभा की नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक बड़ी शख्सियत हैं। तो बदरुल इस्लाम साहब से जो मेरा रिश्ता है वो मेरी दादी के भाई लगते हैं, खालाजाद भाई हैं, तो मेरा उनसे ताल्लुक़ है, यानी रिश्तेदारी भी है, और मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उस रिश्तेदारी से हट के कहीं ज़्यादा मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। उनके साथ रहकर मुझे ये सीखने को मिलता है कि राजनीति में कब, कहाँ, कैसे, क्या स्टेप लेना चाहिए और किस वक्त में किस कंडीशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और मैं तो यकीन जानिए कि अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी भी उनको दे दूं
तो भी मैं उनके अंदर जो चीज़ें हैं, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, मैं उसको नहीं सीख पाऊँगा। चलिए खैर, आपने ये तो रिश्ते के बारे में थोड़ा बता दिया, लेकिन जो ताल्लुकातों की बात मैं आपसे कर रहा था कि फला नेता से नवेद चौधरी के ताल्लुकात हैं या बातचीत है या दुआ सलाम है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो या ज़िला लेवल पे हो, उसमें कितनी सच्चाई है लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको वेरी ऑनेस्टली ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव, आपको मैं बताऊँ, सन 2017 के चुनाव के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक मीटिंग बुलाई थी लखनऊ के अंदर, जिसको सभी जानते हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के तमाम ज़िले के लोग भी जानते हैं। उस वक्त में जिलाध्यक्ष हामिद अली हुआ करते थे, जो बुलंदशहर में रहते हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक मीटिंग बुलाई थी पूरे यूपी के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूथ ऐसे हैं जो प्रोएक्टिवली काम करते हैं पार्टी के लिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उस वक्त में मेरा हमेशा का यही मरहला रहता था कि समाजवादी पार्टी की अगर कोई रैली हो रही है तो उसमें अपने लोगों को लेकर के जाना, या अगर जैसे कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक साइकिल रैली की थी जो देवरिया से दिल्ली तक हुई थी, उसमें मैं 50 साइकिलों के साथ शामिल हुआ था, जो कि मेरठ के हमारे बड़े भाई अतुल प्रधान जी के साथ में मैंने शामिल हुआ था। उसके बाद जब ये मीटिंग बुलाई गई थी तो हमारे ज़िला बुलंदशहर से 2 लड़कों का नाम वहाँ से चयन हुआ था, जो आदरणीय अध्यक्ष जी हामिद भाई उस वक्त में थे। तो हामिद भाई ने एक नाम है ललित लोधी, जो इस वक्त में युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हैं, और दूसरा हमारा नाम था। तो हम लोग दोनों वहाँ बुलंदशहर से वहाँ लखनऊ पहुँचे थे, पार्टी कार्यालय पे मीटिंग हुई थी। मेरी ज़िंदगी में पहली मुलाकात आदरणीय अध्यक्ष जी से लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हुई थी। मैं उनके पास बैठा था, सभी लोग जानते हैं, सब लोगों को उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 मिनट दिए थे। तो मेरी भी मुलाकात हुई थी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस वक्त मुझसे सवाल किया था कि आप अपनी ज़िंदगी में राजनीति करियर में क्या करना चाहते हैं, पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं। मैंने तब भी यही जवाब दिया था कि मैं आपकी जब तक सियासत करना चाहूँगा, मैं आपकी नेतृत्व में राजनीति करना चाहूँगा। मुझे किसी चीज़ का कोई लालच या मुझे कोई चीज़ ऐसी मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ कि मुझे पार्टी ये चीज़ दे। जिस दिन आपको महसूस हो कि हाँ, नवेद को ये चीज़ दे देनी चाहिए, नवेद इसके लायक है, तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो उस वक्त आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे समाजवादी पार्टी का छात्र सभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया था, पार्टी कार्यालय पर ही। दिग्विजय सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त में। दिग्विजय भैया से उन्होंने कहा था कि नवेद है, इसको समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष एज एन मनोनीत किया जाए। तो वहाँ पे मैं जब वहाँ से निकला बुलंदशहर के लिए लखनऊ से, तो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले जवाब में कहा था कि जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो उसके पीछे खींचने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। इंसान की एक ह्यूमन टेंडेंसी मानी जाती है। तो मुझे मैं न जाने ऐसा क्या हुआ था बुलंदशहर ज़िले, मुझे अपने ज़िले में आने तक ही यहाँ मेरे लोग और मेरे अपने तमाम अजीज़ और अकारिब इस खुशी में थे कि हमारा भाई कुछ बन के आ रहा है। तो उससे पहले वो खुशी शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, और मैंने जब यहाँ के देखा तो शायद वो पद मुझसे जा चुका था। तो इस लिहाज से अगर बात करूँ कि ताल्लुकात की, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं फ़लाँ नेता से ताल्लुक़ बनाऊँ, फ़लाँ नेता। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं लोगों के बीच में रहूँ। नवेद मियाँ, जब लखनऊ से बुलंदशहर के रास्ते में ही आपको पद पे मनोनीत करके आपको हटा दिया गया, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि फिर आप सपा में ही रहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रभावित हूँ समाजवादी पार्टी की विचारधारा और आदरणीय श्री अखिलेश यादव। भैया, ऐसी कौन सी विचारधारा है जो आपको लखनऊ से बुलंदशहर के रास्ते में आके पद से हटा दे और फिर भी आप विचारधारा के पीछे भाग रहे हैं? देखिए, उस वक्त की समाजवादी पार्टी में और आज की समाजवादी पार्टी में ज़मीन आसमान क्या फ़र्क है? अखिलेश यादव, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जो है इंसानियत के पुजारी हैं। हकीकत ये है, लोगों के बीच में रहते हैं। आप देखिए कि इस वक्त जो है रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक भी लोग उनके लिए सड़कों पे भरी ठंड में, इतनी कड़कड़ाई ठंड में उनके लिए खड़े हुए नज़र आते हैं। तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव का सबसे अच्छा जो काम ये है कि युवाओं को लगाते हैं। 2017 में आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी, किसी और से हुई थी? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी से हुई थी। मनोनीत आपको अखिलेश यादव ने ही किया, किसी और ने किया? आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे रिकमेंड। विचारधारा कैसे बदल गई भैया 3-4 साल में? विचारधारा नहीं बदली, आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे रिकमेंड किया था। अध्यक्ष जी ने रिकमेंड किया था, लेकिन हमारी पार्टी के कुछ लोग, जो कि मैं बेहद मजबूर हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ कुछ नामों को। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जब हमें रिकमेंड किया था, तो ज़िले की हमारे कुछ नेता हैं जो हमारे सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उन लोगों को शायद ये लगा कि ये अभी इसके लायक नहीं है, ये छोटी उम्र है। एक सियासी सरगर्मी होती है जिस वजह से शायद उन लोगों को ये चीज़ नहीं लगी, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई परेशानी, कोई गुरेज नहीं है।
ठीक है, उनको ऐसा लगा। मैं अगर देखिए, मुझे आज अगर एक छोटी सी चीज़ के लिए रोक दिया जाता है, जिस चीज़ को जितना दबाओगे उतना ऊपर आएगी, मुझे अगर आज उस चीज़ के लिए नहीं उस वक्त उन लोगों ने उससे हटा दिया, या उसके लिए मुझे उन लोगों ने उस पर नहीं रहने दिया, तो ये समझिए कि मैं उससे बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था, मैं बिल्कुल परेशान। वो नेता हैं अभी भी मौजूद ज़िले पर? जी, जाहिर है, बिल्कुल नेता है। फिर भी आप उन्हीं के साथ में काम कर रहे हैं? देखिए, पार्टी एक जो है एक परिवार की तरह होती है। वो परिवार के लोग, और परिवार में मतभेद भी होता है। अब मतभेद हो जाए इसका मतलब ये तो नहीं कि परिवार को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब आपका मतभेद अब दूर हो चुका है? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अपने दिल पे नहीं लगा के बैठता। अगर मैं दिल पे लगा के बैठूंगा राजनीति में इन चीज़ों को, तो मैं शायद मेरा अपना टारगेट है, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। चलिए, चुनाव नज़दीक है, स्याना विधानसभा में आप रहते हैं। स्याना विधानसभा का चुनाव आप देख रहे होंगे, बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव होता है। अभी किसी से मेरी बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि नवेद चौधरी साहब को मनोज त्यागी के साथ में कल जो रैली हुई है, साझा रैली, वहाँ पर देखा गया। किसी और ने बताया कि दिलनवाज साहब के साथ में भी थे, वो भी आरएलडी के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। किसी और ने बताया कि नवेद चौधरी साहब भारद्वाज साहब के भी ताल्लुक में हैं, बीएसपी कैंडिडेट। और किसी और ने ये भी बताया कि भैया पूर्व राज्य मंत्री त्यागी साहब, जो कि समाजवादी से हैं, राकेश त्यागी साहब, उनके साथ में भी मौजूद हैं। किश्तियाँ 4, नवेद के पैर 2, लेकिन चारों पर कैसे रख रहे हैं भैया? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, किसी एक ही है। आपने जो नाम लिए हैं मनोज त्यागी, और आपने एक नाम लिया है हमारे पूर्व विधायक दिलनवाज भाई, आपने एक नाम लिया है राकेश त्यागी जी। तो ये सब लोग भी एक ही किश्ती के सवार हैं। मैंने सुशील भारद्वाज साहब का भी लिया। सुशील भारद्वाज, देखिए सुशील भारद्वाज के लिए तो सुनील भारद्वाज, मुझे नाम भी उनका कंफर्म नहीं है। भारद्वाज जी कोई कैंडिडेट बसपा के हैं, मुझे इतना ज़रूर पता है, लेकिन भारद्वाज साहब से मेरा कोई... अरे भैया, ये कैसे कह रहे हो भैया कि आपको नाम नहीं पता? मुशायरा करवाया था साहब ने, चीफ गेस्ट थे, स्टेज पे डाइस पे सबसे आगे बैठे हुए थे। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल राइट है। जब भारद्वाज साहब उस प्रोग्राम के जो मुशायरा आपने बताया उसके एज एन चीफ गेस्ट थे, लेकिन वो प्रोग्राम की जो आपने खुद वहाँ पे इंटरव्यू लिया था, उसका जो मोटिव था वो भाईचारा था, केवल भाईचारा को कायम करने के लिए। स्टेज पे जो पर्दे लगे हुए थे, जैसे लाल पर्दे हैं वैसे नीले पर्दे थे, जो कि मायावती की पार्टी के हैं, और जिसने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया स्याना के नगर अध्यक्ष हैं बीएसपी के, और पॉलिटिकल नेता जो आए तो भारद्वाज साहब आए, और बाकी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ज़्यादातर 100 में से 70 लोग बीएसपी से ताल्लुक़ रख रहे थे। तो पॉलिटिकल कैसे नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास ताहिर मलिक साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम ऐसे एक प्रोग्राम कराने जा रहे हैं जो मुशायरा है, जो एकता की मिसाल होगा, जो स्याने के आपस में जो भाईचारा है उसको कायम करना है। हमने उनसे सवाल किया कि क्या यहाँ पे आपकी पार्टी का कितना दखल रहेगा या पार्टी का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, हम सिर्फ हमारे जो कैंडिडेट हैं, यानी बसपा के जो सुनील भारद्वाज जी हैं, उनको एज एन गेस्ट बुला रहे हैं। तो और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो कस्बे की हमारी शान है, हमारे चौधरी जनाब बदरुल इस्लाम साहब जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे हम सदारत कराना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे चौधरी बदरुल इस्लाम साहब को किसी और वजह से, किसी और प्रोग्राम की वजह से, जो वहाँ पहले कह चुके थे वहाँ उन्हें जाना था, उस वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन वो बाद में ज़रूर आए, तशरीफ़ लाए, वहाँ पर वो भी थे। हमारे आफाक चचा साहब, वो बसपा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन वो भी वहाँ मौजूद थे। और हमारे शब्बू चौधरी, वो समाजवादी पार्टी के होने वाले समाजवादी पार्टी के टिकट मांग रहे संभावित प्रत्याशी हैं चेयरमैनी के स्याने से, वो भी वहाँ मौजूद थे। खाली अकेला मैं ही मौजूद नहीं था। तो ये प्रोग्राम मैंने जैसे आपको बताया कि भाईचारे का प्रोग्राम था, तो हमें उससे हमारी वो कोई ऐसी ना वहाँ पे कोई पार्टी का कोई प्रचार था, ना वहाँ पे कोई पार्टी का ऐसा था कि साहब वहाँ पे वोट अपील की गई हो, या वहाँ पे पार्टी को जो है वहाँ पे बताया गया हो पार्टी के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में, या किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक मुशायरा हुआ जिसमें भाईचारे की बात की गई थी, तो वहाँ पे उसको अटेंड किया था। नवेद साहब, देखिए, यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत अपनी जगह, और मेरा काम और आपका काम अपनी जगह। हो सकता है कि मैं आपके साथ में पहले चाय पीता रहा हूं और बाद में भी पीऊँगा, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरा मौका देना चाह रहा हूँ। कल ये शिकायत कोई ना करे कि आरिफ ने बोलने का मौका नहीं दिया। सवाल मेरा जो है अगला, वो थोड़ा सा शायद परेशान कर दे। आपने 3 नाम लिए, दिलनवाज खां, मनोज त्यागी साहब, राकेश त्यागी साहब, तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं फिलहाल।
बुरा वर्ड है नहीं, चट्टे बट्टे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तीनों जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो गठबंधन में है। आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है, किसको टिकट होना चाहिए? देखिए, अगर मैं बात करूं टिकट की, तो इस वक्त 3 लोग आपने नाम बताया है कि यहाँ पे चौथे भी हैं, लेकिन चौथों से आपका शायद हो, लेकिन मेरी नज़र में आप 3 के ज़्यादा क्लोज हैं। जी, चूँकि देखिए यहाँ की सीट जो अभी तक मानी जा रही है वो लोकदल के खाते में मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जाट समुदाय के लोग काफ़ी अच्छी तादाद में हैं। तो यहाँ पे हमेशा से और लोकदल का गठबंधन कामयाब भी रहा है। जनाब चौधरी बदरुल इस्लाम साहब सन 2000 में जब चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो लोकदल के सिंबल से लड़े थे और वो सीट जीत भी गए थे। सभी जानते हैं उसका रिजल्ट क्या रहा था। उसके बाद दिलनवाज साहब ने जो विधायकी जीते हैं, तो वो भी लोकदल के सिंबल से उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और लोकदल का पैक्ट था, तो उस वक्त में वो इलेक्शन जीते हैं यहाँ से। तो लोकदल का यहाँ पे हमेशा से वजूद रहा है। तो अगर मैं बात करूं टिकट की किसको रहेगी, देखिए ये पार्टी का फैसला होगा, हाईकमान का फैसला। नहीं, आप सवाल ही नहीं समझ रहे मेरा भाई। मेरे कहने का मतलब ये है, आप किसको चाहते हैं पर्सनली? अच्छा, मैं एक कैंडिडेट हटा देता हूँ, एक बढ़ा देता हूँ। राकेश त्यागी को आप छोड़ दीजिए, ठाकुर सुनील सिंह, दिलनवाज खां और मनोज त्यागी, तीनों में से आपकी पहली पसंद। देखिए, जैसे मैं सवाल नहीं घुमा रहा, आप जवाब मत घुमाइए। जी बिल्कुल, चलिए मैं इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब देता हूँ। देखिए, मुझे लगता है, अच्छा, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ताकि लोग जो ये कहते हैं कि नवेद चौधरी दोनों तीनों किश्तियों में पैर रख के चलता है, मैं ये लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नवेद चौधरी अगर मेरे इंटरव्यू में आता है तो वो सीधी बात करता है कि मैं इसके साथ हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने मुझसे सवाल किया कि टिकट किसको होना चाहिए। हमारे पूर्व विधायक दिलनवाज साहब यहाँ से विधायक रहे हैं सियाने से, और आप ये देखिए और सर्वे कीजिए, सर्वे करवाया भी गया है। आप माशाल्लाह से बहुत सी जगह जाते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपका चैनल के माध्यम से लोगों ने बहुत कुछ सुना है, देखा है। तो आप अगर आवाम में जाएंगे इंटरव्यू लेने, आवाम में निकलेंगे, तो दिलनवाज साहब की इस वक्त मुखालिफत है। लोग उनको किसी नज़रिए से पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो एक्सेप्टेशंस थी जब वो विधायक बने, जब विधायक रहे, तो उन उम्मीदों पर वो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाए। और अगर मैं बात करूं ठाकुर सुनील जी की, तो ठाकुर साहब जो हैं यहाँ पे 4 चुनाव लड़ चुके हैं। 5वां चुनाव उन्होंने MLC का लड़ा था, वो 5 ही चुनाव में वो हारे हैं। तो यहाँ पे वो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं माने जाते हैं, और उन पे बार बार पार्टी ने भरोसा जताया है। और ठाकुर साहब, चलिए जवाब मिल गया, छोड़िए। आप चाहते हैं कि मनोज त्यागी साहब को टिकट मिले, आप उनके साथ में उनकी इलेक्शन की तैयारी करवाएंगे, उनके साथ में इलेक्शन लड़वाएंगे। जवाब आपका यही है ना? देखिए, मनोज त्यागी जी को मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मनोज त्यागी जी जो हैं एक साफ चेहरा है, साफ छवि के हैं पूरी। अगर विधानसभा में, इसका मतलब दिलनवाज खां साहब और ठाकुर सुनील सिंह की छवि खराब को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने कहा ना कि साफ चेहरा है। मैंने उनको कहा है कि मनोज त्यागी का साफ। अगर मैं ये कहूँ कि हम दोनों इंटरव्यू जो कर रहे हैं, मैं ले रहा हूँ आपसे और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि भैया मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपका पता नहीं तो समझ में आता है, आप कह रहे हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ, इसका मतलब आप खराब हैं। नहीं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं हो सकता। तो ना मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरा सिर्फ सीधी सी बात ये है कि मनोज त्यागी जी जो हैं एक साफ छवि के इंसान हैं, इन पे अब आज तक कोई दाग नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं। ये आप मनोज त्यागी साहब की तारीफ कर रहे हैं और उनके प्लस पॉइंट गिना रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं पैरवी कर रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल किया कि प्लस पॉइंट है नहीं उनका, आपने मुझसे पूछा, साहब ये प्लस पॉइंट है जी, एग्जैक्टली। तो ये प्लस पॉइंट उन दोनों मौजूद नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि ठाकुर साहब 4 चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें 4 में वो बिल्कुल हासिल नहीं कर पाए, और दिलनवाज भाई का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसको सब जानते हैं। नहीं है मतलब, बिल्कुल। और देखिए, अच्छा, आपको खुल के बोलने से रोक कौन रहा है? मुझे कोई नहीं रोक रहा है। फिर आप बोलते क्यों नहीं है? आपको डर है कि अगर आपने किसी एक कैंडिडेट का नाम ले दिया बाकी तो खफा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, खफा वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने मेरी पसंद का पूछा, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मनोज त्यागी इज द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर सियाना कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपकी नज़र में? मेरी नज़र में। अच्छा, मेरे सवालों से आपत्ति तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरे सवालों से आपको कहीं बात में परेशानी हो? नहीं, बिल्कुल। खुल के बोल दीजिए फिर। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया। आपने मनोज त्यागी साहब को टिकट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, और मैं चाहने वाला कौन होता हूँ? आपने अभी बोला ना मनोज, मैंने कहा कि अगर मेरी पसंद की बात की जाए, आपने मुझसे पूछा कि आप किसको पसंद करते हैं, तो मैंने कहा कि मनोज त्यागी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। यार नवेद चौधरी साहब, आप बात वो कर रहे हैं कि मुझे लड़की ये पसंद है, मैं शादी उससे करना चाह रहा हूँ यार। नहीं, देखिए साहब, आपने सवाल मुझसे जो किया मैंने उसका जवाब आपको दिया है। आपकी पसंद मनोज त्यागी साहब हैं,
मनोज त्यागी साहब डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। आपकी पसंद भी है? मेरी पसंद नहीं, लोगों की पसंद है। आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद तो वही होगा जो पार्टी जिसको टिकट देगी। अरे भैया खेल रहे हैं आप, सवालों से खेल रहे हैं आप, शायद इसलिए लोग ना आपको कंफ्यूज, लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन भरा है नवेद चौधरी स्पष्ट नहीं आता सामने, इसलिए है शायद। आप खुल के बोलिए ना, आपको रोक कौन रहा है भाई? मेरी चॉइस अगर कोई मुझसे पूछे, मेरी चॉइस हो नहीं सकती क्योंकि मैं पत्रकार हूं भैया, मैं सबके सामने सेम रहूंगा। आपकी चॉइस हो सकती है, आप खुल के बोलिए मुझे ये पसंद है, मैं चाहता हूं कि इसको चुनाव लड़े, लेकिन नहीं, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप ये बोलिए अगर इसको टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। आप ये खुल के बोले, लेकिन मेरी पसंद ये है। देखिए आप मेरे जो जवाब है उसी में आपके सवाल का जवाब पूरा छिपा है, अगर आप समझने की कोशिश करें हफीज साहब। मैंने आपसे ये कहा, या मैं नहीं समझूंगा चौधरी साहब, आप ये समझाइए, जनता को समझाइए। मैं वहीं आ रहा हूँ जो आप सुनना चाह रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ। इस वक्त जो पार्टी की जो सीट है यहाँ से जो निकाल सकता है, पार्टी को जो सीट निकाल के दे सकते हैं, मेरी नज़र में भी और तमाम कार्यकर्ताओं की नज़र में भी मनोज त्यागी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। और पार्टी का हाईकमान का जो फैसला होगा, बाकी हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन फिलहाल में मनोज त्यागी जी को पसंद किया जा रहा है। अब आपने वो बोला जो मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था, आपको ये पहले बोल देना चाहिए था ताकि मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं करता। चलिए नवेद चौधरी साहब, बातें बहुत हो रही हैं, चर्चा बहुत हो रही है। अब नवेद चौधरी का स्टैंड जानना चाहूँगा मैं। मैंने किश्तियों पे बात कर ली कि कितने पैर आपके कितनी किश्तियों पे हैं, मैंने आपके पॉलिटिकल स्टैंड की बात कर ली, आपके राजनीतिक गुरु की बात कर ली, आपके झूठी सच्चाई की बात कर ली। थोड़ा सा शॉर्ट कर दें या और चलेगा अभी प्रोग्राम? नहीं बिल्कुल, आप अच्छा ठीक है, चलिए आप फिर ये बता दीजिए चौधरी साहब, इलेक्शन में नवेद चौधरी एक्टिव, बाकी दिनों में गायब, आखिर ये कार्यकर्ता की कौन सी लड़ाई है? देखिए सुनिए, आपने अभी कहा कि इलेक्शन में एक्टिव नज़र आते हैं, आप अकॉर्डिंग टू यू, बाकी दिनों में गायब नज़र आते हैं। तो आप अगर बात करें आवाम से या लोगों से, तो मैं हमेशा से एक्टिव रहा हूँ काम के एतबार से, लेकिन मेरा हमेशा से ये नहीं रहा है कि मैं दिखाई दे रहा हूँ या उसको शो ऑफ कर रहा हूँ कि साहब मैंने वहाँ पे ये काम किया है, वहाँ मैंने ये किया है, मेरे ज़रिए हुआ है। ठीक है, कामों को बनाने और बिगाड़ने वाले अल्लाह की ज़ात है। बाकी अल्लाह ने हमको बहुत ज़्यादा ज़रिया बनाया है, हमसे काम लिया है, लोगों की हेल्प की है और हमेशा से करते रहते हैं। हमें कभी भी किसी का भी फ़ोन आता है, चाहे रात के 2 बजे आ जाए, 12 बजे, किसी वक्त भी कॉल आ जाए, अगर मैं उसको कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी क़ुव्वत दी है तो मैं ज़रूर करता हूँ। इलेक्शन में एक्टिव होने का मतलब ये है कि देखिए जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में पार्टी को उस वक्त कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस वक्त मेहनत की भी डबल की ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से हमारा घूमना फिरना क्षेत्र में ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा दिखाई देता हूँ। देखिए नवेद चौधरी, आपको लोग बहुत अच्छा वक्ता कहते हैं, नवेद को बोलना आता है, नवेद शब्दों को बड़ी अच्छी तरीके से माला में परोता है। ज़्यादा लंबा करेंगे तो हो सकता है कि यही लोग मुझ पर भी सवाल उठा दें कि भैया नवेद चौधरी ने अफीक कुरैशी को कुछ चाय वाय पिला दी होगी, इसलिए सवाल ऐसे ही लंबे चलते रहे, जानबूझ के लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल लेता हूँ, प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। मैसेज क्या देंगे आप जनता को जो आपके ख़िलाफ़ भी खड़े हैं या आपके साथ भी खड़े हैं? देखिए मैं जो ख़िलाफ़ खड़े हैं, मैं सबसे पहले उनसे मुखातिब होना चाहूँगा। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए खिलाफत करने से पहले आपको सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि आप खिलाफत कर किसकी रहे हैं और जो रियलिटी जो हकीकत है उसके अंदर तक की बात को जानने की कोशिश की जाए। और मुझे तो कभी कभी हफीज़ साहब ये समझ में नहीं आता कि मुखालफत हो किस चीज़ की रही है। मैं कोई नवेद चौधरी की वही मैं कह रहा हूँ, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। नहीं, लोग तो कह रहे हैं भैया पद पे ना हो के भी नेता है। देखिए मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को नेता नहीं मानता। मैंने कभी से मैंने अपने आप को नेता नहीं कहा, ना मैंने कभी कहीं नेता लिखवाया है, ना मैं नेता लिखवाना कहलवाना पसंद करता हूँ। मैं जिस लायक भी हूँ, जैसा भी हूँ, लोगों के साथ में खड़ा नज़र आता हूँ। बस मैं आखिर यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे अपने अजीज़ हैं, जो मुखालिफत करते हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि आप मेरे अपने हैं और आप मुझे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आप मेरे साथ खड़े नज़र आएँ। और हमेशा से मेरे बारे में एक बात ये मशहूर रही है, आपने भी सुना होगा, मुझे अगर कोई बुरा भला भी कहता है तो मैं उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ और मैं उसके बदले में इज़्ज़त देने का काम करता हूँ। तो
ऊपर अल्लाह ताला का हमेशा से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आपको कोई अगर बुरा भला कहे तो आप उस पर मुस्कुराइए, उनको इज़्ज़त दीजिए, सलाम कीजिए। तो मेरा हमेशा से यही रहता है, तो अल्लाह ताला उनके दिलों को बदलते हैं, और ऐसा हुआ है मेरे साथ। लोगों की विचारधारा मेरे बारे में बदली है, लोगों की सोच मेरे बारे में बदली है। तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो लोग मेरे साथ खड़े हैं इंशाल्लाह मैं उनसे ये कहूँगा कि आपकी उम्मीदों पर इंशाल्लाह खरा उतरूँगा और कभी आपको निराश होने का मौका नहीं दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद चौधरी साहब, तमाम बातों को और तमाम चीज़ों को हमारे सामने बहुत क्लियरली और साफ तौर पर रखने के लिए। बेबाक आवाज़ टीवी देख रहे थे आप, अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी, मैं आपसे मुखातिब था, साथ में नवेद चौधरी साहब थे। नवेद चौधरी साहब ने जितनी सच्चाई से इन बातों को रखा है ये तो आप परखेंगे। मैंने तो सवाल पूछे, हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद में शायद थोड़े से सवाल नवेद चौधरी ऑफ कैमरा मुझसे पूछने की कोशिश करें, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। बहरहाल आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अपनी तरफ से मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी भी नेता से, कार्यकर्ता से, अधिकारी से कोई भी शिकायत है तो आप उसके सामने अगर जाने की हिम्मत है तो बोलिए, नहीं तो लिखिए, क्योंकि जब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक वो अपनी गलती स्वीकारेगा ही नहीं। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बेबाक आवाज़ टीवी। आदाब, नमस्कार।